हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉज एंड इफेक्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस जिसमें इन्फरेंस, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चंस, कुछ कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस, कुछ रीजंस, ये सब इन सवालों के माध्यम से आज सीखेंगे। जो टारगेट होगा इन सवालों का वो होगा मेंस लेवल का, ठीक है। तो यानी जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऐड ऑन की क्वेश्चंस में, आप देखते रहोगे, ठीक है। और ये सब कुछ हम देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आज। फिर से वही एक पैराग्राफ आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये पैरा दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और आपको ये क्वेश्चंस को आंसर करना है, कुछ जो अभी फॉलोइंग नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे। तो क्या क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीजन, ठीक है। अ रीजन, एक स्टेटमेंट का रीजन पूछा गया है, या सॉल्यूशन हो सकता है जो पूछा गया हो, या इन्फरेंस, या वीकनिंग, या स्ट्रेंथनिंग पूछी गई है आर्ग्यूमेंट में से। और वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी फॉलो हो रहे हैं, आप देख सकते हो। ये 1, 2, 3 ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 और 5 भी आपको दिखेगा, ठीक है। यानी 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं एक पैराग्राफ के बाद, और उसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि उसका रीजन है, या सॉल्यूशन है, या इन्फरेंस की श्रेणी में जाएगा, या स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट की श्रेणी में वो जाएगा। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया क्वेश्चंस का। ये 4 क्वेश्चंस इस तरीके के मैं आज लाया हूँ और मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर डायरेक्शंस फिर से पढ़ूंगा मैं। रीड द पैराग्राफ केयरफुली and answer the questions given below. It should be understood as Nepal's assertion of the fact that the Limpiyadhura, Lipi Lake and Kalapani are integral parts of Nepal. Nepal has consistently raised this issue since 1997 in all appropriate bilateral forums, including the highest level ones. Minendra Rijal, a parliamentarian representing Nepali Congress, who was earlier Information and Communication Minister, cited on the haste about it in revising Nepalese map. अब यहाँ पर पैसेज क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम नेपाल का तर्क देखें, जो उन्होंने अपने ये जो 3 आपने सुने अभी, जो मैंने बताया आपको, ये लिम्पियोधुरा, लिपि लेक और काला पानी, इसको वो नेपाल अपना एक इंटीग्रल पार्ट मान के चलता है। और ये इस इश्यू को उन्होंने 1997 में भी रेस किया था, जितने भी इंडिया और नेपाल के बायलैटरल फोरम्स हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दी हाईएस्ट लेवल वंस। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिली है? ये मिली है मिनेंद्र रिजल से हमें, जो कि एक पार्लियामेंट्रियन है नेपाली कांग्रेस के, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये बात बोली, ठीक है। उन्होंने कहा कि नेपाल का भी तर्क आपको देखना चाहिए, और 1997 से वो इन तीनों एरियाज़ को अपना मैप में अपने इंटीग्रल पार्ट को मानता है, और इसीलिए उसने अपने मैप में भी इसको, आपने देखा होगा हार्ली न्यूज़ में आया था कि इन्होंने इसको ऐड ऑन किया, अपने मैप में दिखाया, और इंडिया से उसका इस बात को लेकर के डिस्प्यूट हुआ। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। तो स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे अब हम। पहला स्टेटमेंट कहता है इंडिया शुड रिजॉल्व, मैं पहला स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। India should resolve the issue of the mentioned territories by diplomatic means, which has been delayed for too long to make Nepal acting in haste. अब हमारे पहले अगर आर्ग्यूमेंट में अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ नेपाल की हेस्ट की बारे में बात हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? ये स्टेटमेंट हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों नेपाल ने जल्दबाजी की है, बिकॉज ये बात बहुत दिनों से डिले थी, और ये तो हम देख ही रहे हैं 1997 से डिले आ रहा है। तो डिलेड की बात की गई, कीवर्ड क्या है? डिलेड। नेपाल एक्टिंग इन हेस्ट, ये भी हमें दिख रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? क्या हमें ये एक रीज़न मान सकते हैं कि क्यों नेपाल ने जल्दबाजी की रिवाइज करने की मैप में? क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था, काफ़ी दिनों से वो डिलेड थे इस चीज़ को लेके, इंडिया उनके बीच में कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बने, और इंडिया को उसको रिजॉल्व करना चाहिए था। तो क्या मैं स्टेटमेंट 1 को एक रीज़न मान सकता हूँ कि नेपाल ने क्यों जल्दबाजी की, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ डिले थी? चलिए मान के चलते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये एक रीज़न है। ऑब्वियस ये सोल्यूशन तो नहीं है,
और ना ही हमें ये कुछ इन्फर होता हुआ स्टेटमेंट दिख रहा है, पर ये एक रीज़न देने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसे रीज़न की श्रेणी में भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आर, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द ट्रीटी ऑफ सुगौली इज द गाइडिंग लाइट टू रिजॉल्व द इशू रिगार्डिंग द अबव मेंशन टेरिटरीज। अब यहाँ रेजोल्यूशन की कुछ बात की गई है, यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ इसको आर, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो पहला वाला मैंने मार्क कर दिया है एक रीज़न, और दूसरा हमें बता रहा है रेजोल्यूशन की बात। तो यहाँ पर अगर आप रेजोल्यूशन देखें तो क्या रेजोल्यूशन की जब आप बात करते हैं और ट्रीटी ऑफ सिंघौली की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर आप एक सोल्यूशन पोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम किसी पुरानी ट्रीटी को लेकर के कुछ सोल्यूशन बताएं तो ये इंडिया नेपाल का बायलैटरल इशू सॉल्व हो सकता था, ठीक है। गाइडिंग लाइट टू रिजॉल्व द इशू रिगार्डिंग द अबव, तो इसको मैं सोल्यूशन बोल सकता हूँ, जी हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट को मैं सोल्यूशन बोल सकता हूँ। तीसरा, द एग्रेशन शोन बाय नेपाल बाय रिवाइजिंग द मैप्स एंड शोइंग द अबव मेंशन टेरिटरीज इन इट्स मैप मेक्स थिंग्स वर्स फॉर इंडिया एंड नेपाल टाइज। अब क्या ये तीसरा स्टेटमेंट रीजन या सोल्यूशन हो सकता है? क्या ये कोई सोल्यूशन हो सकता है? जी नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपने बताया कि जो एग्रेशन शो किया है नेपाल ने अपने मैप में और ये रिवाइज करके, और उसको ये अपनी तीनों टेरिटरीज जो इंडिया में भी आ रही हैं और वो उसको शो कर रहा है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली उसने इंडिया के साथ तो कुछ टाइज में डिस्प्यूट क्रिएट किया है। यहाँ पे लिखा है मेक थिंग्स वर्स, एक कीवर्ड ढूंढना है हमें, और वो कीवर्ड हमें दिख रहा है कि क्यों मेरे आर्ग्यूमेंट को ये इन्फर हम कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में से कि हमारे इंडिया और नेपाल के जो टाइज हैं वो वर्स हो जाएंगे, काफ़ी वीक हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर नेपाल रिवाइज करेगा अपने मैप को, बिल्कुल ये इन्फर हो रहा है। तो क्या मैं इसे इन्फरेंस बोल सकता हूँ? बिल्कुल, स्टेटमेंट 3 इन्फर हो रहा है क्लियरली, ठीक है। ऐसे ही चलिए हम देखते हैं क्या ऑप्शंस मिलेंगे हमें। फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट भी जल्दी से देखेंगे। फोर्थ कहता है नेपाल इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट इन प्रेशर रिवाइज द मैप ऑफ नेपाल शोइंग इंडियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर यहाँ पर इंडियन टेरिटरीज की बात ना करके कुछ अजीब सी बात हो रही है कि नेपाल जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ गया है, थोड़ी सुपरफ्लुअस बात हो रही है। अगर मैं इसको आर्ग्यूमेंट में फिट करूँ कहीं, तो क्या ये मेरा रीज़न, सॉल्यूशन या इन्फरेंस होता हुआ दिख रहा है? क्या ये मेरे को स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग दिख रही है? अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने आर्ग्यूमेंट में ऐड करूँ तो क्या ये स्ट्रेंथन कर देगा मेरे आर्ग्यूमेंट को? जी नहीं, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है चाइनीज़ गवर्नमेंट वाली बात जो हो रही है, ठीक है। अगर मुझे प्रूफ देखूं, मैं किसी तरीके का प्रूफ मेरे आर्ग्यूमेंट में कहीं चाइना की कोई बात हुई थी? नहीं हुई थी। तो पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया कि अगर कोई चीज़ कहीं से भी इन्फ्लुएंशियली क्लेम नहीं कर रही है किसी चीज़ को, थोड़ी दूर है, तो अगर वीक इंडक्शन मुझे मिल रहा है तो मैं उसे पहले ही रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो 4 से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। फिफ्थ क्या कहता है? नेपाल हैज़ डिफरेंट इश्यूज एंड डाइवर्सिटी विच कांट बी कंपेयर्ड। ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं मुझे इन्फर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन थी स्टेटमेंट 4 में। अब स्टेटमेंट 5 देखते हैं। नेपाल हैज़ डिफरेंट इश्यूज एंड डाइवर्सिटी विच कांट बी कंपेयर्ड टू इंडियन डाइवर्सिटी एंड ओपिनियन। क्या ये भी एक बहुत ही सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है? यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करने लगे आप, नेपाल और इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात करने लगे, क्या उसका इस नेपाल मैप से कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? दूर दूर तक नहीं, कोई भी इंडक्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो ये भी मैं कैंसिल आउट करूँगा। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शंस पे आप अगर नज़र डालो तो 1 एक रीज़न होना चाहिए, 2 एक सोल्यूशन और 3 एक इन्फरेंस। तो क्या मुझे दिख रहा है कहीं पे ये चीज़? ऑप्शन ए में आपको ये चीज़ क्लियरली दिखेगी। 1 एक रीज़न है, 2 एक सोल्यूशन है और 3 एक इन्फरेंस है। बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रहा है। क्या और भी किसी ऑप्शन में मुझे कुछ दिख रहा है ऐसा? 4 और 5 के बारे में भी कुछ बताने की कोशिश हो रही है इसके अलावा? जी नहीं। बी में आपने बोल दिया रीज़न, 2 या 3 सोल्यूशन बोल दिया आपने, तो ये रिजेक्ट हो गया। सी में आपने बोला पहला इन्फरेंस, दूसरा रीज़न, तीसरा सोल्यूशन, तो ये हमें बिल्कुल नहीं मैच हो रहा। और ऑप्शन डी में भी पहला इन्फरेंस, दूसरा सोल्यूशन और तीसरा रीज़न भी नहीं मैच होता, तो ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। और नन ऑफ द अबव तो हो ही रहा है। ऑप्शन ए अगर मेरा क्लियर है तो बी सी डी ई हम रिजेक्ट करके आंसर ए क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर लग रहा होगा आपको ये, पर हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अगर हम टफर लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली हम
अगर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे तो वो हमसे आसानी से हो जाएंगे, और हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन अगर आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत तेजी से फिर से वही पैसेजेस पढ़ेंगे। पहला पैसेज पढ़ते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट दैट मेजर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज gives us a better estimate of how many people have ever gotten the virus. When ICMR initiated a serological survey in 69 districts across 21 states to gauge the extent of the prevalence at the end of the April, the results indicated that the actual prevalence in the population may have been almost 20 times more than the detected cases. अब ये पैसेज क्या कहता है? पैसेज ये कहता है कि जो सेरोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं अभी तक, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में से बताता है कि कितनी है, जिनको भी अगर वायरस से अगर इन्फेक्शन होगा तो उनकी एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, अगर वो ठीक हो गए होंगे वायरस से, इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी। और सेरोलॉजिकल टेस्ट यही बताता है कि उनके पर्टिकुलर बंदे के अंदर प्रेजेंस है कि नहीं एंटीबॉडीज़ का। इससे भी हमें पता चलता है कि वो वायरस इन्फेक्ट हुआ था कि नहीं। व्हेन ICMR इनिशिएटेड, ठीक है, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इनिशिएटेड अ सेरोलॉजिकल सर्वे इन 69 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 21 स्टेट में 70, लगभग 70 डिस्ट्रिक्ट्स में जब उन्होंने इस चीज़ को चेक किया तो रिजल्ट्स में हमें ये पता चला कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है जितने कि हमने अभी तक टेस्ट किए हैं। जो हमारे बेसिकली जो कोरोना वायरस के टेस्ट चल रहे हैं, RT-PCR वगैरह, आपने देखा होगा, तो उससे भी 20 टाइम्स ज़्यादा आपने देखा इसमें सेरोलॉजिकल सर्वे में कि इन्फेक्शन बढ़ चुका है। तो टेस्ट कम हो रहे हैं ये तो हमें पता चल गया, इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है ये भी हमें पता चल गया। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ स्टेटमेंट्स मुझसे क्या बोलते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, और फिर से वही अगर आप ऑप्शंस देखो तो रीज़न क्या पूछा गया है, अ रीज़न फॉर सेरोलॉजिकल टेस्ट टू बी कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ये बोलता है, बताता है मुझे कि सेरोलॉजिकल टेस्ट से मुझे कंफर्म होगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हमारे यहाँ हुआ है कि नहीं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कब होगा? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग हमें मिलेंगे जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी, तो हम कहेंगे कि यार वायरस अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका है, लोगों के 50 to 60% लोग में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, यानी वो इन्फेक्ट हुए हैं कभी ना कभी कोरोना से, ठीक है। और दूसरा फिर वही पूछा गया सोल्यूशन, तीसरा इन्फ्रेंस, और चौथा वीकनिंग या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम फिर से देखेंगे बहुत तेजी से। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, while giving us a better picture of infection spread in the population, serological test will also do the same for the recoveries. अब यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? पहला अगर आप क्लियरली देखो तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि या आप अगर देखो सेरोलॉजिकल टेस्ट जब हम करते हैं तो इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो हमें क्लियरली पता चलता है उससे, ठीक है। और उसकी मदद से वी कैन डू फॉर रिकवरीज ऑल्सो, रिकवरीज भी कितनी तेजी से हुई ये भी तो हमें पता चल रहा है, दोनों चीज़ें हम इन्फर हो रही हैं। तो क्या पहला स्टेटमेंट मुझे कुछ इन्फरेंस दे रहा है? बिल्कुल एक क्लियर इन्फरेंस दे रहा है मुझे, तो मैं पहले में मार्क कर सकता हूँ इन्फरेंस। चलिए बिल्कुल। सेकेंड देखते हैं, गिवन दैट द ओवरऑल स्ट्रैटेजी टू फाइट द वायरस रिवॉल्व्स अराउंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मोर एक्यूरेट डेटा विल हेल्प अथॉरिटीज मेक मोर प्रोडक्टिव डिसीजंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इस तरीके का कुछ सर्वे करते हैं तो हमें एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाने की मिलती है सोल्यूशन, ठीक है, कि हम कैसे इस वायरस से लड़ सकें ऑप्टिमली, अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर सकें। तो क्या यहाँ पर एक सोल्यूशन पोज हो रहा है? बिल्कुल, ये एक सोल्यूशन बताने की कोशिश है। तो सेकेंड स्टेटमेंट एक सोल्यूशन होगा। ऐसे ही चलिए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द स्प्रेड ऑफ द वायरस हैपेंस इन वेव्स। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, एक्स्ट्रा लोडेड इंफॉर्मेशन है मेरे पैसेज के लिए। इसके बारे में पैसेज में तो कुछ नहीं बोला, आर्ग्यूमेंट में तो कुछ भी नहीं बोला, कोई प्रेमाइस ऐसा नहीं था जो वेव्स के बारे में बात करता था, स्प्रेड ऑफ वेव्स की बात करता था, जी नहीं। तो बहुत ही सुपरफ्लो स्टेटमेंट है, तो मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो 3 तो मुझे कुछ भी नहीं बताता। फोर्थ मुझे क्या कहता है, प्रिपेयरिंग फॉर दीज सिनेरियोज नीड बेटर इंफॉर्मेशन दैन गवर्नमेंट्स हैव सो फार गैदर्ड।
अब यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट मैं देखूँ, इसको क्या मैं इन्फरेंस की श्रेणी में डाल सकता हूँ? प्रिपेयरिंग फॉर दीज सिनेरियोज नीड्स बेटर इन्फॉर्मेशन दैन गवर्नमेंट हैव सो फार गैदर्ड। नहीं, इन्फरेंस तो मेरा ऑलरेडी मैंने देख लिया है, मुझे इन्फरेंस ऑप्शन 1 में मिल रहा था, बिल्कुल क्लियर इन्फरेंस मिल रहा था। तो दोबारा फोर्थ भी क्या इन्फरेंस हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे जब हमने पहले लेसन्स में डिस्कशन किया था कि इन्फरेंस और कंक्लूजन का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस जब हम बीच के किसी भी आप लाइंस अगर आप पढ़ो प्रेमाइसिस में से, जो मिडिल में जो इन्फॉर्मेशन हम इन्फर कर सकते हैं उसको हम इन्फरेंस बोलते हैं, और कंक्लूजन सिर्फ एक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन की बात नहीं की है, यहाँ पे हमने स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग भी पूछा हुआ है। तो क्या इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं अभी अपने आर्ग्यूमेंट में, प्रिपेयरिंग फॉर दीज सिनेरियोज नीड बेटर इन्फॉर्मेशन दैन गवर्नमेंट्स हैव सो फार गैदर्ड, ठीक है, तो क्या ये मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा? जी हाँ, ये मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो आपको कि क्यों मेरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम बात सेरोलॉजिकल सर्वे की कर रहे थे और हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, और यहाँ पर भी वही बात कुछ बताई जा रही है कि इससे हमें और बेटर तरीके से गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है और बेटर इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस उसको मिलता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर दीज सिनेरियोज नीड्स बेटर इन्फॉर्मेशन देन गवर्नमेंट्स हैव सो फार गैदर्ड। आई होप आप ये चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं यहाँ से। ऐसे ही पांचवा स्टेटमेंट देखिए, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन इज वन रीजन why some states have resorted to second lockdown even before activity comes anywhere close to normal। जी नहीं, ये तो बहुत ही वेवर्ड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, काफ़ी दूर हम चले जाएंगे अपने इन्फ्रेंस से, और बहुत दूर चले जाएंगे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग से। सेकेंड लॉकडाउन के बारे में तो हमने कोई बात नहीं करी। फोर्थ ऑप्शन आप क्लियरली देख सकते हो कि वो हमारे आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रेंथन करता है। कैसे वो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है? फिर वही चीट कोड याद है ना आपको कि अगर मैं उसको आर्ग्यूमेंट में लगा दूं तो क्या मेरा आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। तो इसीलिए ऑप्शन 4 स्ट्रेंथनिंग में चला गया, ऑप्शन 5 से मुझे कुछ नहीं मिला। पहला मैंने बताया इन्फरेंस, दूसरा मैंने बताया सोल्यूशन। तो क्या ये तीनों क्राइटेरिया फिर मुझे ऑप्शन ए में दिख रहे हैं? बिल्कुल। पहला इन्फरेंस होगा, दूसरा सोल्यूशन, और चौथा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और 3 कुछ भी नहीं बताता, 5 कुछ भी नहीं बताता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर आंसर होता हुआ दिख रहा है। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 3 मैं बताता हूँ अब आपको। एक्सपर्ट्स ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ अ मीटिंग। When all parties involved in a conversation can see each other, they tend to smile, nod and focus, which makes the brain more receptive to the discussion. When you know the other person can't see you, there is a tendency to slouch and look around, which sends a subtle signal to the brain to switch off. अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब कॉन्वर्सेशन दो लोग करते हैं, जब लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं और जब वो एक दूसरे को देख सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से रिसेप्ट करता है मेरा ब्रेन। हम आपस में स्माइल करते हैं, नोट करते हैं, एक दूसरे को फोकस करते हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से फोकस करता है। व्हेन यू नो द अदर पर्सन काइंड टू, जब आपको ये पता चलता है कि दूसरा पर्सन आपको नहीं देख सकता मीटिंग के दौरान, तो आप इधर उधर देखने लगोगे, थोड़ा सा कम अटेंटिव हो जाओगे। यही ये पैसेज का सार है, ठीक है। चलिए बहुत तेजी से बढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? When we are engaged, पहला स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, when we are engaged in conversation, the other person deserves the courtesy of our total attention। तो ये तो क्लियर इन्फरेंस है, बिल्कुल, ये तो हमने इन्फर कर ही दिया कि जब हम ऑन कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो ऑब्वियसली बात है दूसरा पर्सन हमारे अटेंशन को डिजर्व करता है, ठीक है। ये मैंने बात पहले भी बोली पैसेज में भी कि जब हम आपस में कॉन्वर्स करते हैं तो एक दूसरे को जब देख रहे होते हैं तो हम क्लियरली एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाते हैं और हमें एक दूसरे की तरफ अटेंशन भी होता है। तो अदर पर्सन विल डिजर्व द कर्टसी ऑफ आवर टोटल अटेंशन। बिल्कुल, जब हम किसी के साथ कन्वर्स कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल बात है, तो ये तो इन्फर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये इन्फरेंस की श्रेणी में चला जाएगा, बिल्कुल। और ऑप्शन 2, एज मच एज पॉसिबल इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑन वीडियो कॉल। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम मीटिंग कर रहे हैं और वर्चुअल मीटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मीटिंग तो हम फ़ोन पे कैमरा ऑफ करके भी कर सकते हैं, तो हमें वीडियो कॉल करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, अगर हम वीडियो कॉल ओपन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर सकेंगे क्योंकि हम एक दूसरे को देख सकेंगे।
तो एज मच एज पॉसिबल इट इज ऑलवेज बेस्ट टू हैव इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑन वीडियो कॉल। इज अ सोल्यूशन, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन है ये तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन है टू दी आर्ग्यूमेंट। एंड लास्ट थर्ड, experts emphasize that the best communication happens face to face because apart from what we hear, we also pick up many important messages from observing the other person's expressions and non-verbal cues। अब यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बताया है कि जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हेयर वी ऑल्सो पिक अप मैनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। सिर्फ हम उसके एक्सप्रेशन देख करके भी बहुत कुछ समझ पाते हैं कि आज वो खुश है और अच्छे से बता रहा है चीज़ को, तो नॉन वर्बल चीज़ें भी हम देख के उससे और बेटर समझ पाते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप फिर आर्ग्यूमेंट में ऐड करो तो क्या ये मेरे आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर देगा? बिल्कुल, ये एक स्ट्रेंथनिंग कर रहा है मेरे आर्ग्यूमेंट को ऑब्वियसली, तो ये स्ट्रेंथन की शेयरिंग में चला जाएगा। ठीक है, आई होप इसको इन्फ्रेंस से आप डिफर कर पा रहे हो। इसको इन्फ्रेंस नहीं बोल सकते आप, इसको आप स्ट्रेंथनिंग दी आर्ग्यूमेंट बोलोगे, क्योंकि इन्फ्रेंस तो सिर्फ सिंगल हमने देख लिया, बिल्कुल क्लियर आ रहा था पहला ऑप्शन में। अब आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हो, क्यों एक चीज़ इन्फ्रेंस है और क्यों तीसरा वाला जो है वो स्ट्रेंथनिंग में जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। चौथा चलिए देखते हैं बहुत तेजी से। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है वीडियो कॉल्स च्यू अप बैंडविड्थ स्पेशली व्हेन देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन है, कोई लेना देना नहीं मेरे पैसेज से। फिफ्थ कहता है सीनियर मैनेजर शुड यूज द वीडियो कॉल स्पेयरिंगली प्रिफरेबली फॉर स्मॉल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। ये भी बहुत ही सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, कुछ सजेशन देने की कोशिश की गई है, एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन देने की कोशिश की है, तो ये मेरे क्राइटेरिया में कहीं भी नहीं आएंगे। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है कि तीसरा स्ट्रेंथन कर रहा था, दूसरा एक सोल्यूशन था और पहला इन्फरेंस था। तो क्या इसमें दिख रहा है मुझे? ऑप्शन 1 में दिख रहा है? नहीं। ऑप्शन बी में दिख रहा है 3 2 स्ट्रेंथन? नहीं। ऑप्शन सी कहता है 1 इन्फरेंस 2 सोल्यूशन 3 स्ट्रेंथन, बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन सी मेरा क्लियर आंसर होगा। ऑप्शन डी कहता है 1 and 4 सोल्यूशन 5th स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट, जी नहीं। और ई कहता है नन ऑफ द अबव, जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आई होप आप समझ में आ गया हो ये। इसका सोल्यूशन अगर आपको देखना हो तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। और अब आपको मिलेगा होमवर्क, और वो होमवर्क क्वेश्चन क्या है वो आप देख लो। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, और जो कि आपका होमवर्क होगा, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़िएगा और उसको सॉल्व करिएगा। तो ये रहा इसका पैरा, और अब मैं दिखाऊंगा आपको इसका नेक्स्ट पेज। आप पढ़ सकते हैं क्लियरली पॉज करके इसको, और सॉल्व करिएगा इसको, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। और ये रहा इसका तीसरा पेज, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और चौथा इसका सोल्यूशन वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, फिर भी अपना आंसर जरूर बताना, और अगर मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो वो भी बताना मुझे। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, अपने होमवर्क का सोल्यूशन मुझे भी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ डाउट अपना ज़रूर क्लियर करें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। स्मार्ट कीड़ा की तरफ से भी आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी।